खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ कॉलमनिस्ट तारिक फतेह हैं। आपको स्क्रीन पर इस वक्त हासिम दुरानी दिखाई दे रहे हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। इरशाद अहमद PMLN का पक्ष रखने के लिए अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा हैं, POK में एक्टिविस्ट हैं। हैदर हयात हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के। मेजर जनरल SP सिन्हा हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। DK दुबे हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तो हैदर हयात, ये जो सर्टिफिकेट मिला आपको कि आप फेल हो गए पूरे तरीके से कश्मीर में, उस सर्टिफिकेट पर आपकी प्रतिक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदित्य। इंडिया का इलेक्शन कहां से आ गया इसमें? में कुछ और रहता नहीं है। असल में पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो निर्माण ही भारत को टारगेट करते हुए हुआ। जिन्ना की एक मैं आपको चिट्ठी की बात करता हूं तो माउंटबेटन ने लिखी, तो जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा कि हिंदुस्तान हमको देकर जाइए, हमसे लिया था। माउंटबेटन ने कहा यह संभव नहीं है। तो फिर जिन्ना ने कहा हमको जमीन का टुकड़ा दे दो, हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। ये जिन्ना ने ऑफिशियल चिट्ठी लिखी अपने प्राइम मिनिस्टर को। उस दिन से जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उस दिन से इनके एक एक व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हिंदुस्तान को फतेह कैसे करना है। इसकी शुरुआत वहीं से होती है। तो 1947 में जो इन्होंने हमला किया कश्मीर के ऊपर, वो कश्मीर के ऊपर हमला करने का उद्देश्य भी वही था कि भाई हिंदुस्तान को फतेह करना है। उसके बाद इन्होंने जो 65 की लड़ाई हुई, उसमें तो कोई कारण ही नहीं था। 65 की लड़ाई लड़ ली, 71 की लड़ाई लड़ ली, अब ये अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ते हैं। और ये इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम के बेस पर पाकिस्तान बना। तो अगर इस्लाम के बेस पर पाकिस्तान सही था तो बांग्लादेश अलग क्यों हुआ, ये इनके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस समय जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहां पर कर रहा है और जो अफगान तालिबान वहां कर रहा है, और उसने जंग आधी छेड़ी, सीजफायर खत्म किया और जंग आधी छेड़ी हुई है इनके साथ, उसके इनके पास कोई जवाब नहीं होते। इनके दिमाग में चूंकि हिंदुस्तान है, इसलिए ये हिंदुस्तान के MCD के चुनाव भी इनके दिमाग में रहते हैं और वहां से लेकर ही ये शुरू करते हैं और वहीं पर सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अल-कायदा ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की नाकामी बताई है और भारत को अप्रिशिएट किया है। अब देखिए, जब एनालिसिस होती है तो एनालिसिस कई प्रकार से होती है। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, पाकिस्तान किस प्रकार से नाकाम हुआ है और किस मोर्चे पर नाकाम हुआ है, अल-कायदा क्या चाहता था, पाकिस्तान क्या चाहता है और हिंदुस्तान को कैसे अप्रिशिएट कर रहा है। देखिए, आज तक अल-कायदा ने इतनी तारीफ भारत सरकार की कभी नहीं की जितनी तारीफ उसने अभी जो नए पेपर पब्लिश किए हैं उसमें की है। ढाका से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर श्रीनगर से लेकर इस्लामाबाद, ऐसी बात उसने कही है। साथ में कहा है कि पाकिस्तान निकम्मा है, पाकिस्तान को क्या क्या बहुत कुछ गालियां दी, लेकिन उसके साथ साथ कहा कि भारत ने कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बना लिया है। भारत की फौजों ने पूरा कैप्चर कर लिया है, अपने बॉर्डर सिक्योर कर लिए हैं और पूरे भारत में, पूरे जम्मू कश्मीर में जो भारत के पास बचा हुआ है, उस पूरे कश्मीर में भारत ने स्ट्रैटेजिकली सब कुछ ठीक कर लिया है। पाकिस्तान की नाकामियों की बात की है। अब उस पर मैं जी न्यूज़ की अभी एक बहस पर था अदिति त्यागी जी के साथ, संविधान की कसम करके एक कार्यक्रम चल रहा था। उसमें हसम दुर्रानी नाम के एक पत्रकार, जो संभवतः मैं जानता हूँ दुर्रानी शब्द इस्तेमाल किया, दुर्रानी उनका सरनेम है, मतलब वो सिंधी हैं और सिंध से हैं, उनका दर्द झलक रहा था। डिबेट करते समय कई लोगों से जब इधर से उधर बात हो रही थी कि तुम्हारी आर्मी किस प्रकार की है, आर्मी चीफ जो नया आ गया है, उस पर तारिक फतेह साहब कह रहे थे कि तुम्हारा जो आर्मी चीफ आया है वो तो जिन निकालता है। आजकल के ज़माने में जिन निकालने वाला आर्मी चीफ जो जिनों के माध्यम से हिंदुस्तान को फतेह करना चाहता है और उसके पास ज़मीन पर लड़ने की शक्ति नहीं है, वो जिनों से लड़ना चाहता है, वो भूत प्रेत पर विश्वास करता है, ऐसे आर्मी चीफ की नाकामियों को क्या कहा जाए। हमारे यहाँ जनरल भी बैठे थे, वो लगातार ये कह रहे थे इधर से कि भाई तुम्हारी आर्मी की तरह हमारी आर्मी तो नहीं है, हमारी आर्मी संयमित आर्मी है, हमारी आर्मी संविधान को मानने वाली आर्मी है, हमारी आर्मी भारत सरकार को
भारत को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करने वाली आर्मी है। वो केवल भारत उसके मस्तिष्क में रहता है और उसके मस्तिष्क में कुछ नहीं रहता। जबकि पाकिस्तान की आर्मी, जो मैंने कहा उनसे कि पाकिस्तान की आर्मी के मन में सदैव हिंदुस्तान रहता है, वो उनके मन में सदैव रहता है कि हिंदुस्तान को कैसे फतेह किया जाएगा। क्योंकि जिस समय जिन्ना बैठा और जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा था माउंटबेटन से, उसने इस शर्त पर मांगा था कि मुझे भूमि का एक टुकड़ा दे दो, मैं हिंदुस्तान को फतेह कर लूँगा। अब हिंदुस्तान को फतेह करने के उद्देश्य से जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ हो तो यकायक बिना किसी कारण के जम्मू कश्मीर पर हमला कर देना, आधा जम्मू कश्मीर कब्जे में कर लेना और उसके बाद भारत में वक्फे बनाकर छोड़ जाना, भारत के संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य छोड़ जाना, जो भारत में माइनॉरिटी जैसे प्रावधानों की वकालत करें और इस्टेब्लिश भी कर लें और संविधान का निर्माण में उनका रोल प्ले होता जाए, खत्म होता जाए और धीरे धीरे वो पाकिस्तान चले जाते जाएं, पाकिस्तान में जाकर फिर वो बड़े ओहदों पर बैठ जाएं। ऐसा लगातार वो लोग करते रहे। तो जब दिमाग में हिंदुस्तान फतेह करना हो तो अपनी मिट्टी को, अपने सिस्टम को, अपने बागीचे को खिलाने के बजाय दूसरे के फूल उजाड़ने का जिसका उद्देश्य हो, वो अपने बागीचे में तो फल फूल तो छोड़ दीजिए, वो अपने यहाँ खाना भी नहीं उगा सकता, अपने यहाँ खाने की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन हसन दुरानी का जो मूड आया, वो ये कह रहे हैं कि आप आ जाओ ना इधर। आपको लगता, आपको पाकिस्तान की, भारत के लोगों से कह रहे थे वो कि आपको पाकिस्तान के लोगों की इतनी चिंता है, यहाँ पर इतना सारा सब कुछ गलत हो रहा है। तारिक फ़तेह और मिर्ज़ा साहब जो बोल रहे थे, वो सब कुछ अगर हिंदुस्तान को दर्द हो रहा है तो आप यहाँ आ जाओ। मैं हसन दुरानी के दिल की आवाज़ को सुन पा रहा था। वो लगातार मन से कह रहे थे कि अब पाकिस्तान हिंदुस्तान बन जाना चाहिए, पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि वो सिंधी हिंदू थे और जबरन वो मुसलमान बनाए गए होंगे, इसलिए उनका दर्द झलक रहा था और उस दर्द की खातिर ही वो लगातार कह रहे थे कि आप इधर आ जाओ और हिंदुस्तान पाकिस्तान पर कब्जा कर ले और आप आ जाइए, कब्जा कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि अलकायदा ने जिस प्रकार से भारत की तारीफ़ें की हैं, भारत की फ़ौजों की तारीफ़ें की हैं, भारत सरकार की तारीफ़ें की हैं और जो वो खेल खेल रहे हैं और अपने ज़िम्मे उन्होंने कहा है कि हम दारुल इस्लाम हिंदुस्तान बना लेंगे और हिंदुस्तान में गजबाए हिंद ले आएंगे और हम करेंगे। अब वो नहीं कर पा रहे, अब हम करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि अलकायदा अब भारत में अपने पैर बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। लेकिन भारतीय फ़ौजें, भारत की इंटेलिजेंस, भारत के लोग और भारत का सिस्टम इन लोगों को पैर नहीं जमाने देगा, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है अलकायदा का ये बयान इसलिए और आया होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने रणनीति अंदर बनाई थी पीएफआई के रूप में और पीएफआई के घटक दलों के रूप में, वो सारे घटक दलों का जिस प्रकार अंतिम संस्कार भारत सरकार ने किया है और जिस प्रकार से उनके ऊपर बैन लगाने के बाद उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके समविचार संगठन, उनके मातहत संगठन, उनकी फंडिंग करने वाले संगठनों के ऊपर बैन लगाया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और यही अलकायदा की सबसे बड़ी चिंता होगी कि उधर पाकिस्तान वो सोचता था कि हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ेगा और इधर हिंदुस्तान के अंदर पीएफआई जैसे संगठन कुछ बिगाड़ेंगे। ये दोनों के दोनों फेल हो गए और चूंकि ये फेल हो गए, इसलिए उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाया जाएगा। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान करे भी तो करे क्या बेचारा। मैं सोचता हूँ इस समय पाकिस्तान बेचारा इसलिए हो गया कि हिंदुस्तान में 2014 के बाद मोदी जी की सरकार बैठ गई और मोदी जी की सरकार के रहते हुए पाकिस्तान का जो हश्र हुआ है उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान इस समय टर्की को इनवाइट कर रहा है। अब देखो, जिस चाइना के ऊपर लगातार पाकिस्तान के लोग फूलते आए हैं, अभी वो उनमें से एक सज्जन गलवान की भी बात कर रहे थे, तो जिस प्रकार से वो फूलते आए हैं कि भाई चाइना उनका कुछ करेगा, सीपीईसी में चाइना ने हेल्प करना बंद कर दिया है। सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट हमारे हिस्से से निकलता है, भारत का दबाव चूंकि चाइना के ऊपर है और गलवान की वजह से चाइना की इकोनॉमी बड़ी तेज़ी से गिरी है, युआन की पोजीशन खराब है, चाइना के अंदर स्वयं बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, चाइना के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है, चाइना की सरकार पलटने के नारे लग रहे हैं, शी जिनपिंग के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं और हमें चाहिए आज़ादी, यानी कि वो आज़ादी मांग रहे हैं, हमें रोजगार दो या मार दो, ऐसे नारे लग रहे हैं।
हमें आज़ाद करो या मार दो, ऐसे नारे जब चाइना में लग रहे हैं तो चाइना की इंटरनल पोजीशन खराब है। उसका कारण भी नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि इंटरनेशनली जिस प्रकार से चाइना को चारों ओर से बांधने का काम 2014 के बाद हुआ है, उससे पहले तो भारत सरकार उनको परोस रही थी, ज़मीनें परोस रही थी, उनको इनवाइट कर रही थी। कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस बनाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, राजीव गांधी फाउंडेशन को पेमेंट आ रहे थे, इंदिरा गांधी फाउंडेशन को पेमेंट आ रहे थे। ये सब कुछ चूंकि चल ही रहा था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये सब कुछ फेल हुआ उनकी तरफ से। तो मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों की दशा खराब है। तो सीपीईसी में अब पाकिस्तान की मदद करे कौन? तो शहबाज शरीफ ने एक नया पैतरा फेंका। शहबाज शरीफ ने टर्की इन्वाइट कर लिया, और अब वो टर्की को ऑफिशियली, हालांकि पीछे टर्की के विदेश मंत्री पाकिस्तान में आए थे, तब भी एक प्रोजेक्ट का सिंध में उद्घाटन करते हुए कहा था कि अगर सीपीईसी में टर्की भी आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि अभी परसों उन्होंने ऑफिशियली टर्की में जाकर वहाँ जाकर राष्ट्रपति अर्दोगन से बात करते समय उनको इनवाइट कर लिया कि आप आइए सीपीईसी प्रोजेक्ट में भागीदारी करिए, हम चाइना को मना लेंगे अगर आपकी तरफ से कुछ इनविटेशन आता है, यदि आप उस पर सहमत हो। तो पाकिस्तान अब चाहता है कि किसी प्रकार से टर्की इस हिस्से में घुस आए, क्योंकि उसको लगता है कि सऊदी अरेबिया तो भारत के साथ चला गया है, इसलिए सऊदी अरेबिया और उसके ग्रुप से तो उनका काम चलता नहीं है। उनका काम अब टर्की पर उनकी निगाहें हैं। उनको लगता है कि टर्की उनका साथ देगा तो बहुत सारे इस्लामिक कंट्री उनका साथ देंगे। और अफगानिस्तान, खासतौर से जो पाकिस्तान के लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, वो अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के माध्यम से या अफगान तालिबान के माध्यम से लगातार पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है। अफगानिस्तान को अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान को ये लगा था कि वो अपनी करेंसी के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेड अफगानिस्तान की कर लेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के उस समय तालिबान सरकार ने साहब कहा अपनी औकात देखो, अपनी करेंसी की ढाल देखो और अपनी करेंसी की वैल्यू देखो जो 225 रुपये की पहुंच गई। आप अफगानिस्तान की करेंसी से मत मिलाइए। अफगानिस्तान की करेंसी आज भी 3 गुना स्ट्रांग है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान चाहता था कि किसी तरह से वो इंटरनेशनल करेंसी तालिबान की तो मानेंगे नहीं, क्योंकि रिकॉग्निशन नहीं है, तो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान वाली करेंसी को ही मान लिया जाए और पाकिस्तान की करेंसी के माध्यम से अफगानिस्तान में हो जाए। तो अफगानिस्तान ने उनको ठेका दिखाया। दूसरा, बहुत सारी रसद सप्लाई जो भारत से अफगानिस्तान गई थी इस कोरोना काल में, उस पर भी पाकिस्तान ने लूट डाल ली रास्ते में, और लूट डालकर, क्योंकि उनके पास भी खाने पीने को नहीं, उनकी आर्मी ने कर लिया था, तो फिर अफगानिस्तान ने उनके ऊपर दबाव बनाया था। अफगानिस्तान में एटवाबाद में आज भी कुछ सीज फायर के बाद उन्होंने बम शम फोड़ दिए हैं। आज भी सीज फायर कैंसिल कर दिया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, जो वहाँ पर बड़ा मेजर प्लेयर था। अभी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं आया, तो लब्बैक पाकिस्तान जिस समय आ जाएगा उस समय और समस्या खड़ी होगी, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से अफगानिस्तान खेलता है। और यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट, जी न्यूज़ पर जो पैनलिस्ट बैठे हुए थे, उनमें कहते हैं कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान के तालिबान को खरीद लिया है, भारत सरकार ने अल कायदा को पैसे देकर, अल कायदा को खरीद कर, ये जो सूचना है पाकिस्तान निकम्मा है, ऐसा भारत ने करवा दिया। तो मैं तो सोचता हूँ नरेंद्र मोदी जी की ये बड़ी उपलब्धि है कि वो पाकिस्तान के मुसलमानों को ठीक करने के लिए अफगानिस्तान के तालिबानों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और अलकायदा को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कैसे श्री कृष्ण हैं, ये छलिया कैसे हैं नरेंद्र मोदी जी? ये कौन सी गणित जानते हैं जो अलकायदा को भी अपने वश में कर लिया और तालिबान को भी अपने वश में कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया? इसी को तो कूटनीति कहते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी की कूटनीति ये सर्वोपरि है। लेकिन टर्की को जो उन्होंने इनवाइट किया है, उससे 2 नतीजे निकलते हैं। एक तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से टर्की और टर्की के ग्रुप भारत के खिलाफ खड़े हो जाए। दूसरा ये भी संभव है कि उनको चाइना पर विश्वास नहीं बचा, इसलिए वो टर्की को सीपीसी में डालना चाहते हैं। तीसरा ये भी है कि अब वो ये जान चुके हैं कि चाइना के पास अब इकोनॉमी है नहीं, सर्वाइव करने की पोजीशन नहीं है, इसलिए चाइना को कहीं से मदद की आवश्यकता है। क्यों ना टर्की को डाल लिया जाए, तो इस्लामिक कंट्री जो टर्की के खेमे के हैं वो कुछ ना कुछ साथ में आ जाएंगे। लेकिन मज़े की बात है कि चारों तरफ से पाकिस्तान हो या टर्की हो या चाइना हो, वो मोदी जी की पॉलिसीज से परेशान है, मोदी जी के नेतृत्व से परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से भारत में वो परेशान है।
भारत के अंदर के जो विरोधी हैं वही परेशान नहीं है, विश्व के जो भारत के विरोधी हैं बाहर से, तो इंटरनल रिवाइवल्स, इंटरनल रिवल्स और फॉरेनर रिवल दोनों ही परेशान हैं मोदी जी से। मजे की बात है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत में मिला और भारत के लोगों की उनकी कद्र थोड़ी कम है, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल, अच्छा डिस्कशन और अच्छा संकेत देने की कोशिश की है। अल-कायदा ने भारत को सम्मानित किया है, मैं एक तरह से कहूँगा, पाकिस्तान के नाकामियों को कहा है, भारत की सिक्योरिटी की तारीफ़ की है, और ये वैसे ही है जैसे इजराइल की तारीफ़ करते पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड थकता नहीं है, वैसे ही अल-कायदा अगर भारत की इस विषय पर तारीफ़ करता है कि भारत की सशस्त्र सेनाएं कश्मीर को सुरक्षित कर ले गई हैं और अभिन्न अंग के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो मुझे लगता है ये भारत की उपलब्धि है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।